ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी किसका, फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट केम रूलिंग इंडिया। मतलब ब्रिटिशर उस टाइम का फीचर इंडिया के उस टाइम का फीचर बताओ जब इंडिया के पास कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करने नहीं आई थी। तो उसमें फर्स्ट आता है वाइब्रेंट इकोनॉमी। इंडिया इज अ वाइब्रेंट इकोनॉमी मिक्सचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्रमोट इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ठीक है, जो इंडिया है वो एक वाइब्रेंट इकोनॉमी थी, मिक्सचर थी किसका, इकोनॉमिक का इकोनॉमिक एक्टिविटी का एंड प्रमोट इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ठीक है, इंडिया इज एक्सेस ऑफ लिविंग वेज एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इंडिया के पास बहुत बड़ा एक्सेस था इसका लिविंग वेज का, एम्प्लॉयमेंट का एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट आता है प्रोस्परस इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया फॉलोड सोशलिस्ट इंस्पायर्ड पॉलिटिशियन फॉर द मोस्ट ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट हिस्ट्री। मतलब इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना किसका, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया था वो फॉलोड करता था सोशलिस्ट को। ठीक है, इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित करता था किसको, पॉलिटिशियन को, फॉर द मोस्ट किसके लिए, इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के लिए। द ग्रोथ इंक्रीज स्टेट कैपेसिटी एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब जो ये ग्रोथ है ना वो क्या करती थी, इंक्रीज स्टेट कैपेसिटी। ठीक है, एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, पब्लिक गुड्स, मतलब जो गुड्स सोसाइटी को चाहिए होते थे वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल जाते थे उनको। ठीक है, अब इसमें थर्ड पॉइंट आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जो एग्रीकल्चर से एक्टिविटी थी ना वो एक बहुत बड़ी सोर्स थी किसकी, लाइवलीहुड की। इट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ जनरेटिंग इनकम फॉर द पीपल। एक बहुत बड़ा पार्ट था किसके लिए, जनरेट करने के लिए किसका, इनकम का। ठीक है, इट वॉज अ सेल्फ कंटेन रूरल इकोनॉमी वेयर द कल्टिवेटर देमसेल्फ वर द ओनर ऑफ द लैंड। एक है ना एक बहुत सेल्फ कंटेन रूरल इकोनॉमी थी जिसमें जो कल्टिवेटर था ना वो खुद ही उस लैंड का मालिक था। ठीक है, ये सबसे बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा पॉइंट है ये वाला, एक पॉजिटिव पॉइंट है ये वाला। ठीक है, अब इसमें फोर्थ आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या नाम है, द इंडियन इकोनॉमी वाज द फेमस फॉर द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है द इंडियन इकोनॉमी इज द फेमस फॉर द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हुज अमाउंट ऑफ अर्निंग शैल बी जनरेट फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो एक बहुत बड़ी अमाउंट थी ना किसकी, अर्निंग की, वो जनरेट हुआ करती थी किससे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से। एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हेल्पिंग ऑल्सो मेंटेनिंग द फॉरेस्ट रिजर्व। जो एक्सपोर्ट हुआ करता था ना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का वो हेल्प करता था किसके लिए, मेंटेनिंग के लिए, किसका, फॉरेस्ट रिजर्व के लिए। ठीक है, क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था वो पूरे देश में सप्लाई हुआ करता था और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, बड़े बड़े देशों में हैंडीक्राफ्ट जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बिका करता था। ठीक है, अब इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है बेस्ट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इंडिया पास बेस्ट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंडिया है ना वो एक बहुत बड़ी बेस्ट सप्लायर थी किसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। लार्ज एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेस इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज रेवेन्यू। जो एक लार्ज एक्सपोर्ट था किसका, रॉ मटेरियल का, और लेस इंपोर्ट अपन फिनिश गुड्स का करते थे तो अपनी इसमें क्या करते थे, रेवेन्यू अपनी बढ़ती थी। मान लो अपन ने किसी देश के साथ ट्रेड करा, उससे अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसका, रॉ मटेरियल और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का ज़्यादा। ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं उससे फिनिश गुड कम, तो अपने क्या होगी, रेवेन्यू होगी, रेवेन्यू जनरेट हुई। ठीक है, और अपना फॉरेन रिजर्व बढ़ा तो अपनी इंडिया की ग्रोथ भी होगी। ठीक है, वो जो फॉरेन रिजर्व ज़्यादा आया तो इंडिया वाले क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, रोड्स बनाएंगे। ठीक है, कोई सी पोर्ट्स बनाएंगे, एयरवेज बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे। ठीक है, एजुकेशन के लिए भी बनाएंगे, रूरल डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी वो पैसा लगाएंगे, जिससे क्या होगी, पूरी इंडिया की ग्रोथ होगी तो इंडिया की जीडीपी भी बढ़ेगी। ठीक है, और एक इसमें बताया कॉटन एंड सिल्क वर द फेमस फॉर देयर फाइन क्वालिटी। जो अपन इसमें एक्सपोर्ट क्या करते थे, कॉटन और सिल्क, जो कि यहाँ पर जो इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में बनाया करती थी और एक बढ़िया क्वालिटी की कॉटन और सिल्क बनाई जाती थी, जिससे जो ब्रिटेन वाले थे ना वो इससे परचेज़ क्या करते थे इंडिया वालों से, क्या, क्योंकि वहाँ पर वो बनाया करते थे मतलब कॉटन की क्लॉथ्स। ठीक है, और एक कॉपर एंड आयरन वर ऑल्सो फेमस फॉर द मेटल
क्राफ्टमैनशिप। जो कॉपर और आयरन है ना, फर्स्ट की यहाँ इंडिया में बहुत ह्यूज अमाउंट में मात्रा में पाया जाता था, ठीक है, जिससे कि जो इंडिया वाले थे ना वो बाहर जाके एक्सपोर्ट करा करते थे, ठीक है। और ये जो कॉपर और आयरन है ना वो फेमस था किसके लिए, क्राफ्टमैनशिप के लिए। मतलब बाहर विदेशों वाली विदेश को विदेश कंट्री को क्या, जो कॉटन आयरन किस में यूज़ हुआ करता था, वो मशीन बनाया करती थी, आर्म फोर्स के लिए इक्विपमेंट बनाया करती थी, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा करती थी। और भी मतलब बहुत ज़्यादा काम में ये जो कॉपर और क्या नाम है आयरन है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब एक्सपोर्ट हुआ करता था, जिससे अपनी रिवेन्यू भी जनरेट हुआ करती थी, ठीक है। रिवेन्यू जनरेट हो या जिन इन चीज़ों से रिवेन्यू भी जनरेट हुआ करती थी, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट आता है एस्टेब्लिश मार्केट, ठीक है। एस्टेब्लिश मार्केट क्या है, इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश मार्केट फॉर सेलिंग ऑफ द एग्रीकल्चर एज वेल एज हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। क्या नाम है, इंडिया के पास एक एस्टेब्लिश मार्केट था किसके लिए, सेलिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इज़ टू हाई, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो डिमांड थी ना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा हाई थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट क्या क्या इंक्लूड करा करता था, पोट्री मेकिंग, क्रॉस स्टिच एंड फेमस कॉटन एंड सूट एंड साड़ीज। मतलब ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इंक्लूड था जो कि एक्सपोर्ट हुआ करता था अपने इंडिया से बाहर, ठीक है। तो अपन ने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है।